हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो, चेंज की बात जब करते हैं तो चेंज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एक चेंज होता है फिजिकल चेंज। एक चेंज क्या होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो चेंज होते हैं दो टाइप्स के, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या क्या चीज़ें आ जाती है तो वहाँ पे ध्यान से देखना। फिजिकल चेंज में जैसे आ जाएगा, जैसे साइज़ का चेंज आ गया। ठीक है, आपने कोई चीज़ को काट दिया, मान लो एक लकड़ी का बड़ा पीस है, उसको दो हिस्सों में काट दिया तो साइज़ चेंज हो जाएगा, तो उसको फिजिकल चेंज में कंसिडर करेंगे। दूसरा चेंज आता है जैसे शेप चेंज हो गया। ठीक है, साइज़ चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया। तो ये तीसरा है स्टेट चेंज। तीसरा क्या है, स्टेट चेंज है। जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है हमारे फिजिकल चेंज। ना केमिकल चेंज में देखो क्या क्या होता है। तो केमिकल चेंज में जैसे सबसे पहले आ जाएगा कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज। कलर में अगर चेंज हुआ किसी सब्सटेंस का तो हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ। दूसरा, कलर चेंज के बाद गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो कोई गैस निकल रही है, तो वो इसका मतलब वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ होगा। तीसरा, जैसे तीसरा आ जाएगा टेम्परेचर चेंज। तीसरा आ जाएगा टेम्परेचर चेंज। चौथा, कोई न्यू प्रोडक्ट अगर बने, न्यू प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस केस में भी केमिकल चेंज होगा। कलर चेंज, गैस चेंज, टेम्परेचर चेंज। कोई भी न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे किसी चीज़ को आपने बर्न किया और उससे एशेस बन गए तो न्यू प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी में देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है। जैसे मिल्क को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं समर के महीनों में, तो मिल्क कन्वर्ट होकर कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिल्क से कर्ड बन जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल लिखते हैं। मिल्क जो है उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि एक ऑल द वे एक नई चीज़ बन के आ रही है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ जैसे कि आयरन तवा वगैरह है, आयरन की कोई भी चीज़ है, लोहे की बनी हुई कोई भी चीज़ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी रस्टिंग हो जाती है, तो लोहे में रस्ट या फिर कोरोजन, या फिर क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा इसका। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये भी एक केमिकल चेंज हुआ। ग्रेप्स, इसको फर्मेंट करके जो है ना, ग्रेप्स को जब फर्मेंटेड किया जाता है तो इससे ना अल्कोहल बनता है। ग्रेप्स को फर्मेंट करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल, और अल्कोहल से फर्दर फिर वाइन्स वगैरह बनाई जाती है, तो वो भी एक नई चीज़ हो गई। ना फूड को जब कुक करते हैं तो कुक्ड फूड हो जाता है, और कुक्ड फूड वो पहले वाले फूड की तरह नहीं है, तो ये भी एक केमिकल चेंज हो गया। और जैसे बेटा डाइजेशन का एग्जांपल हो गया, डाइजेशन जो हम फूड खाते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज हो जाएगा। इसके अलावा रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, तो ये भी बॉडी के अंदर में रेस्पिरेशन एक प्रॉपरली केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, जो ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, इसका बेसिकली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है और CO2, वाटर और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होती है। तो बैलेंस इसको कर लेंगे, तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या हो गया हमारा, एक केमिकल प्रोसेस हो गया। डाइजेशन भी केमिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन भी केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ है। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, नोट्स की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विज़िट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैमक्रश रवि सर। वहाँ से इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्टिविटी नंबर 1.1 पे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चेंज समझ में आ गया। दो टाइप्स की चेंज होती है, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो कैसे पहचानेंगे, तो फिजिकल चेंज पहचानने के लिए साइज, शेप और स्टेट चेंज होना चाहिए। जैसे बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस स्टेट चेंज है, फिजिकल में आएगा। और यहाँ से इनमें से कुछ भी अगर हो रहा हो, कलर चेंज हो, गैस प्रोड्यूस हो रहा हो, टेम्परेचर
है ना, टेम्परेचर चेंज हो गया हो या फिर कोई भी नया सब्सटेंस बना हो, इस सभी केस में वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये इंडिकेशन है कि आप कैसे कैसे पहचान सकते हैं ना। एक्टिविटी नंबर 1.1 बेसिकली बर्निंग ऑफ। अब बर्निंग जो होता है ना, बर्निंग या फिर कंबशन, तो ये बर्निंग हमेशा एक केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, देखो जो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है ना, इस तरीके से मैग्नीशियम की रिबन होती है, और मैग्नीशियम की रिबन पे ना ऐसे ना ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, इस तरीके से ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है इस पर। तो जब बर्निंग से पहले ये जो ऑक्साइड की लेयर को हटाना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑक्साइड की लेयर है। तो इसको जलाने से पहले क्या करते हैं, इस ऑक्साइड की लेयर को सैंड पेपर से रब करके हटा दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसको रब क्यों किया जाता है, तो ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए। फिर इसका बर्निंग करते हैं। बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन गैस के साथ में इसका रिएक्शन होएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आएगा। ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये ग्रेइश कलर का होता है, ये ऐश है एक तरह से, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरीके से बन गया। क्लियर है। ये वाली एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। तो सैंड पेपर का भी मीनिंग आपको समझ में आ गया कि सैंड पेपर से इसको क्यों रब करते हैं। और देख रहे हो यहाँ पे इसको ये पेयर ऑफ टोंग के साथ में इस मैग्नीशियम के रिबन को जला रहे हैं, और ये बर्नर है। और फिर इसकी जो ऐश जो बन रही है उस प्लेट में गिर रही है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। प्लेट मतलब ये वॉच ग्लास है। क्लियर है। तो दिस इज़ बर्निंग, दिस इज़ बर्निंग। अच्छा, बर्निंग को नहीं, ये एक कंबशन रिएक्शन भी है। क्या है, कंबशन रिएक्शन भी है। और जब इसको बर्न करेंगे तो बेटा हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो बर्निंग से हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो सिंपल सी बात है। क्लियर है। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो, ये जो लेफ़्ट साइड में जो होता है ना, किसी भी रिएक्शन के लेफ़्ट साइड में, इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और इधर जो बन रहा है ना राइट साइड में, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट इसमें कौन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए एक्टिविटी नंबर 1.2। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसमें बेटा, इसमें भी एक रिएक्शन की बात की जा रही। बेसिकली 3 एक्टिविटी है शुरुआत में, जिसमें रिएक्शन के बारे में ही बात की जा रही है। अब इसमें क्या है कि देखो, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है एक, और उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो, एक है लेड नाइट्रेट। अब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, लेड नाइट्रेट ये होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ये क्या है, ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। ये है पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो रिएक्शन होएगा। और रिएक्शन होने के बाद इसमें क्या बनेगा, इसमें देखो क्या बनेगा, देखो ऐसे, ये नाइट्रेट जो है पोटेशियम के साथ जुड़ के पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। तो इसको इधर लिख लेते हैं KNO3। और ये देखो लेड और आयोडीन जुड़ेगा और लेड आयोडाइड बनाएगा। ये लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड येलो कलर का एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। ये क्या है, ये इनसॉल्युबल, मतलब ये घुल नहीं रहा होगा, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। तो ऐसे रिएक्शन, ध्यान देना इस बात को, ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बने, ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, those reaction in which an insoluble solid is formed। अच्छा, इनसॉल्युबल सॉलिड को बेटा एक चीज़ कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो दोज रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड या फिर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर नोन एज
नोन एज या फिर आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हुई है अभी लेड नाइट्रेट वाली, इसमें प्रेसिपिटेट कौन है? ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड है यही हमारा प्रेसिपिटेट भी है। यही हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। बैलेंसिंग अभी सिखाऊंगा बाद में, और इसको 2 से करेंगे तो बैलेंस हो गया ये। ठीक है, देख लो ये। अब आगे चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1.3 पे। एक्टिविटी नंबर 1.3 देखो, इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि जिंक ग्रेनुअल का रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ में। बेसिकली एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई एसिड है और उसके अंदर में जिंक ग्रेनुअल्स है। जिंक ग्रेनुअल का एसिड के साथ में रिएक्शन, तो लेट से एसिड H2SO4 है ना। आप एक चीज़ याद रखें, एक चीज़ क्या याद रखना है आपको, जब कभी भी आप मेटल को किसी भी एसिड के साथ में बचे अगर रिएक्ट करवाते हो, कोई भी एसिड हो, तो एक तो बनता है इसमें सॉल्ट, एक तो बनता है सॉल्ट और दूसरा बनता है हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ध्यान रहेगा। जब कभी कोई मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो जैसे यहाँ पे सॉल्ट क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा, तो ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया। अब किसी का मन करे कि सर यहाँ पे ना एसिड को अगर आप चेंज कर दो, तो कर देते बेटा। देखो जिंक प्लस में यहाँ पे HCl कर देता हूँ, तो अब सॉल्ट बन जाएगा जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप एसिड चेंज करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? तो ये रिएक्शन हो गया एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि एक मोर रिएक्टिव मेटल ने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, या फिर कोई भी दूसरा कंपाउंड हो सकता है। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड में से, और खुद वहाँ पे जुड़ रहा है वहाँ पे, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्योंकि मेटल डिस्प्लेस कर रहा है तो ये हो जाएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब नेक्स्ट चीज़ है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो इसको पहले समझ लेते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ molecule or compound which react to form certain product, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये मैग्नीशियम वाला ही लिख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नीशियम क्या होता है? एक सॉलिड चीज़ है, ऑक्सीजन गैस होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है। तो यहाँ पे ये इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड में। तो इससे क्या हुआ? ये इन्फॉर्मेटिव हो गया ये केमिकल इक्वेशन। एक और चीज़ है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी होनी चाहिए। since mass cannot be created, neither be destroyed, therefore a chemical equation must be balanced। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि जो मास जो होता है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इसीलिए कोई अगर रिएक्शन भी हुई है तो उसके अंदर जो मास ना तो क्रिएट हुई होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। इसीलिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या बराबर रहनी चाहिए,
जैसे यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 2 से करोगे तो अपने आप ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो हम समझेंगे वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए। धन्यवाद।